हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ये ग्राम पंचायत कार्य मेंस के लिए जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो उसी का 10वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जिसमें हम 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, पंचायती राज विभाग के 65 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, साथ में लास्ट में सबसे 20 क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अपने आप को आंकिए, इसको पूरा करके आप भी जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है इसमें सही हो रहे हैं 100 में से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हुए थे, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? ठीक है, इसमें से बताना है। ऑप्शन दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री थे, या फिर मोरारजी देसाई, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर राजीव गांधी। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक की अगर हम बात करेंगे तो उनका नाम था राजीव गांधी। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, राजीव गांधी ही थे। इनका मानना था कि महिलाएं और दुर्बल वर्ग जो के लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व देकर उन्हें जो है सशक्त बनाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 विषय निर्धारित किया गया है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से पंचायती राज से संबंधित समितियों को कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कि ये किस समय पर आया। सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि ये कौन से समय पर आया है, किस सन में आया है, तभी इसको आप जो है कालक्रमानुसार जो है इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो बी आर मेहता, अगर हम बात करेंगे राव समिति की जो दिया गया है, जिसका वह पूरा नाम होता है जीवी के राव समिति, तो ये आया था 1985 में। ठीक है, इसके बाद एल एम सिंघवी समिति की अगर हम बात करेंगे तो ये आया था 1986 में। इसको आपको जानना जरूरी है क्योंकि इस तरीके से मिलान करके आ सकता है। बी आर मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता की अगर हम बात करेंगे तो ये 1957 में आया, सिफारिश किया गया। अशोक मेहता समिति की बात करेंगे तो ये आया था 1977 में। तो अब आप इस हिसाब से जान सकते हैं कि जो है सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया कौन आया, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए 1957 में सबसे पहले आया बी आर मेहता, यानी कि 3 पहला हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 पहला है तो इसलिए गलत हो जाएगा, 1 इसमें भी गलत, 4 इसमें भी गलत। ठीक है, तो हमारा सी ही आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2। देखिए अगर 3 किसी में पहले में होता तो हम आगे बी आर के बाद आता इसमें 1957 के बाद जो 1977, यानी कि 4 आ जाता अशोक मेहता समिति। इसके बाद कौन आया? फिर आया जी वी के राव समिति 1985 में, फिर आया एल एम सिंघवी समिति 1986 में। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला किसको कहा जा सकता है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की जो आधारशिला स्तंभ है उसको हम किसको कह सकते हैं इनमें से? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा को जो है पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कह सकते हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत 243 के का के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि के तहत उपबंधित किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज एक व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था है पंचायती राज? इसमें से ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है कि चारों में से कौन कौन सी चीज़ें सही हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, जो कि सही है। ठीक है, जल संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था है, तो ये भी सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, तो ये भी सही है। पद सोपानिक संरचना की व्यवस्था है, तो यह गलत है। पंचायती राज व्यवस्था जो है पद सोपानिक संरचना की व्यवस्था नहीं होती। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जो है। ठीक है, जो कि दिया गया है 1 2 और 3 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 5 जून 1947 को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। 5 जून 1947 को उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू हुआ और 7 दिसंबर 1947 को डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल से अनुमोदन प्राप्त हो गया था जिसका उद्देश्य क्या था? स्वायत्त स्थानीय सरकार की स्थापना करना और विकास करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ग्राम सभा का सदस्य कब माना जाता है? तो ग्राम का सभा का सदस्य जब हम मानते हैं जब वो व्यक्ति जिसका नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में आ जाता है, तब उसको हम ग्राम सभा का सदस्य मानते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सर्वप्रथम भारत के राजस्थान राज्य में नागौर जिले से शुभारंभ किया गया था।
ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चोलकालीन ग्रामीण संस्था महासभा की कार्य समिति का क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, ठीक है। जो चोलकालीन ग्रामीण संस्था थी उसकी कार्य समिति जो थी उसको हम क्या कहते थे, तो उसको कहते थे वारियम, ठीक है। चोलकालीन में क्या कहा जाता था, वारियम कहा जाता था। तमिल में इसका क्या अर्थ होता है, आय। तमिल में इसका क्या अर्थ होता है, आय होता है, ठीक है। तो वारियम कहा जाता था जो कि कार्य समिति होती थी, ठीक है। और वारियम के जो सदस्य होते थे यानी कि कार्य समिति के जो सदस्य होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो वार्य पेरुमक्कल, वार्य पेरुमक्कल कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्थायी स्वशासन को जो है भारत में लागू किया था, तो किसके द्वारा इनमें से लागू किया गया था, तो उसका नाम क्या था, तो वो था रिप्पन, ठीक है। रिप्पन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता था। इसने 1882 में सर्वप्रथम जो है भारत में लागू किया गया था। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्तियों और उत्तरदायित्व को लेकर पंचायतों से संबंधित कौन सा कथन जो है सत्य है इनमें से। पहला इसमें आता है आर्थिक विकास योजना, दूसरा आर्थिक विकास योजना एवं सामाजिक न्याय की योजना तैयार करना, संविधान की 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, उचित कर, शुल्क, टोल और शुल्क लगाना और एकत्र करना। इन तीनों में से बताना है कि कौन सा शक्ति और उत्तरदायित्व से लेकर पंचायत से संबंधित कथन इसमें से सत्य आता है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों कथन पंचायत की शक्तियों से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1, 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष कितनी सामान्य बैठकें होती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 2 सामान्य बैठकें होती हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहली बैठक कब होती है, तो पहली बैठक जो होती है वो खरीफ की फसल के कटने के तुरंत बाद होती है, ठीक है। खरीफ की फसल माने कि चावल हो गया, तो इन सब के कटने के बाद जो है वो क्या होता है, बैठक होती है। इसके अलावा दूसरी बैठक जब होती है तो रबी की फसल जो होती है उसकी कटने के तुरंत बाद, यानी कि गेहूं, जौ, मक्का, इसके कटने के बाद जो है तुरंत दूसरी बैठक होती है। तो इस तरीके से 2 बैठकें होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, ठीक है। ये भाग 4 अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान दिया गया है। तो आंसर इसका क्या जाएगा, और यह नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का उल्लेख किस धारा के तहत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, धारा 25 के अंतर्गत, ठीक है। राज्य सरकार किसके अनुरोध पर पंचायत क्षेत्र के नामों में परिवर्तन कर सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो राज्य सरकार की अगर हम बात करेंगे तो ये संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर जो है पंचायत क्षेत्र के नामों का जो है परिवर्तन कर सकती है। तो आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मतदान स्थल पर नियुक्त अधिकारियों का वरिष्ठता क्रम बताना है इनमें से, ठीक है। तो इसमें से वरिष्ठता क्रम बताना है, किस प्रकार के सबसे पहले कौन आ जाता है पायदान पर, फिर उसके बाद कौन आता है। तो पंचायत चुनाव संपन्न कराने में मतदान स्थल पर अगर हम देखेंगे नियुक्त अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन अधिकारियों में अगर देखेंगे तो पहले आ जाते हैं पीठासीन अधिकारी, इसके बाद होते हैं मतदान अधिकारी, फिर होते हैं BLO। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, इनमें से असत्य कथन है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का अपना कर्मचारी वर्ग नहीं होता, जो कि सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता मुख्यमंत्री के द्वारा कराई जाती है, जो कि ये गलत है, ठीक है। राज्य अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 243 के ट के 3 में जो अनुसार दिया गया है, तो उसमें दिया गया है कि जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा। तो इसमें यह लिखा हुआ कि इसकी उपलब्धता मुख्यमंत्री कराते, जो कि गलत है। राज्य का विधानमंडल निर्वाचन संबंधी विधि बनाने में सक्षम है, सही है। राज्य निर्वाचन आयोग तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दिया गया है कि पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है, तो वो राज्य है बिहार। बिहार राज्य प्रथम राज्य बन गया जहाँ पर 50% अनुदान दिया जाता महिलाओं को। और ये कब दिया गया था, तो ये 2006 में किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत को परिभाषित किया गया इनमें से, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 243, ठीक है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट 243 के ग में दिया गया है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष की गई, तो ये किया गया है जो है
1988 में। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1988 में किया गया था। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 टा किससे संबंधित है? तो 243 टा की अगर हम बात करेंगे तो ये संबंधित है जो है राज्य निर्वाचन आयोग से। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के नामक पुनर्गठित ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह शुरुआत किया गया था 2016 में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब शुरुआत किया गया था? 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नामक जो है एक योजना शुरुआत किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, संविधान के अनुच्छेद 243 की 6 में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का उल्लेख है। दूसरा है, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के काम में ग्राम पंचायत द्वारा प्रति वर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है दोनों में से। तो दोनों में से अगर हम बात करेंगे तो दोनों कथन सही है इससे संबंधित। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के सभी तहत भारत के सभी गांव, ग्राम पंचायत, जिला, केंद्र शासित प्रदेशों ने कब तक 100 मिलियन से अधिक शौचालय का निर्माण करके स्वयं को ODF घोषित किया है? तो ये हुआ है 2 अक्टूबर 2019 को। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो सी रंगराजन जो थे ये 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सी रंगराजन थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण प्रस्तुत करता है? तो कौन सा भाग है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो भाग 12 में वर्णन है। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा भाग 13 में अगर हम बात करेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। भाग 14 में अगर हम बात करेंगे तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दिया गया है। भाग 15 में जो है निर्वाचन संबंधित चीज़ें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कर, शुल्क अथवा उप शुल्क के विरुद्ध अपील किसके पास की जाती है? तो ग्राम पंचायत द्वारा लगाया गया जो टैक्स होता है, शुल्क होता है अथवा उप शुल्क होता है, ये अगर हम बात करेंगे तो ये जो है विहित प्राधिकारी के विरुद्ध जो है अपील किया जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन है, पहला है। दूसरा है, राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो पंचायतों के प्रयास पर्याप्त संसाधन जो लिखा है ये गलत है। पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा इसका सही है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधी दस्तावेज 1 वर्ष के पश्चात किसे भेज दिया जाता है? तो ये 1 वर्ष के बाद अगर हम देखेंगे तो जिला रजिस्ट्रार को भेज दिया जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जन्म या मृत्यु की पहली प्रति रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है और कब जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है 5 रुपया शुल्क लेकर। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जन्म या मृत्यु की पहली जो प्रति होती है वो रजिस्ट्रार के द्वारा 5 रुपये प्रति शुल्क लेकर जारी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई जन्म या मृत्यु की घटना घटित होने पर 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई तो उसे किसके लिखित आदेश पर दर्ज की जा सकती है? तो ये अगर हम बात करेंगे कोई जन्म या मृत्यु संबंधी घटना है वो घटित होने के 1 वर्ष के भीतर अगर रजिस्ट्री नहीं हुआ तो उसे उस क्षेत्र के उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम से लिखित आदेश पर जो है दर्ज किया जा सकता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की बात करेंगे तो 1969 जो है अस्तित्व में आया था। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब किया गया था? अगला क्वेश्चन है, तो ये शुरुआत किया गया था अप्रैल 2002 में। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई शासन योजना में कौन सा लेयर शामिल नहीं है इनमें से? तो राष्ट्रीय ई शासन योजना में डिमांडिंग लेयर इसमें से शामिल नहीं होता। बाकी इसमें ऑर्गेनाइजेशन लेयर है, टेक्नोलॉजी लेयर है, यूजर लेयर है, सभी लेयर जो है शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 में। भारत निर्माण योजना की शुरुआत 2005 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, जैसे कि सड़क हो गया, सिंचाई है, आवास है, पेयजल है, और दूरसंचार कनेक्टिविटी है, और लाइट है यानी कि विद्युतीकरण के निर्माण, ये सभी योजनाएं इसमें शामिल थी। जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत एक पहल है? जल जीवन मिशन जो आता है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक पहल है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में हर घर के लिए नल से जल की पहुंच जो है सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1974-75 में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहा था?
तो ये कुछ बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत हुआ 1973-74 में। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, ये शुरुआत किया गया था 1973-74 में। अगला क्वेश्चन है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध कराती है? तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है ये पेंशन तथा बीमा लाभ कराती है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, और वो कब तक रखा गया था? तो ये रखा गया था 2019 तक। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए जो है न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्राम सचिवालय की स्थापना और संचालन होने वाले व्यय को वार्षिक कार्य योजना का भाग बनाते हुए किस पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट ई ग्राम स्वराज। ई ग्राम स्वराज पर जो है पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंचायत द्वारा मकान नंबर का आवंटन कितने दिनों में किया जाता है? तो पंचायत के द्वारा मकान नंबर का आवंटन जो होता है वो 7 दिनों के अंदर कर दिया जाता है। तो आंसर ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, किसी सदस्य द्वारा ग्राम सभा बुलाए जाने के अनुरोध पर कितने समय के अंदर ग्राम सभा बुलाई जाएगी? किसी सदस्य के द्वारा ग्राम सभा बुलाए जाने के अनुरोध पर कितने समय के अंतर्गत ग्राम सभा बुलाई जाएगी? तो किसी ग्राम सभा सदस्य द्वारा ग्राम सभा बुलाए जाने के अनुरोध पर 7 दिनों के अंदर ग्राम सभा बुलाए जाने का प्रावधान होता है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत नागरिक घोषणा पत्र में सतत विकास लक्ष्यों के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए कितने क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण हेतु विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 विषयों में किया गया है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुआ था 25 दिसंबर 2000 को। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों को 12मासी सड़कों से जरिए सड़क संपर्क इस तरह से मुहैया कराना है कि 1000 से अधिक आबादी वाली जो बसावटें हैं वो 3 वर्षों यानी कि 2000 से 2003 में तथा 500 और इससे अधिक आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी बसावटें 10वीं योजना अवधि 2007 के अंत तक कवर हो जाए। जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसका आंसर हुआ, उसके ऊपर क्वेश्चन हुआ था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। कब शुरुआत किया गया था? तो 15 अगस्त 2019 को जो है ये मिशन शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वित्त पोषण का पैटर्न क्या रखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से ऑप्शन इधर दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट 90:10 के अनुपात में रखा गया है। यानी पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वित्त पोषण का अनुमान 90:10 के अनुपात में रखा गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया है वर्ष 2017 में। ठीक है, युवा स्वरोजगार योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 2017 में शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो जल जीवन मिशन का स्लोगन क्या है? तो जल जीवन मिशन का स्लोगन आता है हर घर नल से जल। ठीक है, इसका स्लोगन हो जाता है बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 अगस्त 2019 को ये शुरुआत किया गया था। केंद्र सरकार ने अगर हम देखेंगे इसमें तो राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू की? तो केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत किया गया था 2017 में। आंसर ए पार्ट भी इसका भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब से किया गया? तो यह शुरुआत हुआ था 1977-78 में। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भी 1977-78 हो जाएगा। ये भी वहीं शुरुआत किया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई, जिसमें भारत के संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक गांव की पहचान करने और विकसित करने की आवश्यकता है? तो ये शुरुआत किया गया था 2014 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का केंद्रीय घटक क्या है? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का केंद्रीय घटक की बात करेंगे तो पंचायतों को प्रोत्साहन देना, ई पंचायत पर मिशन मोड परियोजना को लागू करना, ये दोनों होता है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा ए व बी दोनों। ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक किस धारा के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? तो ग्राम पंचायत की बैठक का वर्णन जो है धारा 20 में किया गया है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धारा 20 के अंतर्गत जो है आयोजित किया जाता है। और ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत कार्यालय में आयोजित होना जो है आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रायोगिक चरण में कितने गांवों को चुना गया था? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रायोगिक चरण में कितने गांवों को चुना गया था इनमें से? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन
1000 गाँवों को चुना गया था। ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए मासिक समीक्षा बैठकें किसी अध्यक्षता में जो है आयोजित की जाती हैं। तो किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है? तो सांसद के अध्यक्षता में होता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। किस राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ मिशन की शुरुआत किया गया है? तो ये कौन से राज्य में शुरुआत किया गया समर्थ मिशन? तो समर्थ मिशन शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष होता है पंचायत सचिव। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पंचायत सचिव होता है। ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक का अध्यक्ष जो होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए पार्ट हो जाएगा, ग्राम प्रधान। ठीक है, बी पार्ट गलत है, ग्राम प्रधान हो जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ग्राम स्तर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो ग्राम स्तर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य जो होता है ये ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत क्या है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत जो है महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास संकल्पना, जिसमें स्वराज को सुराज में बदलने की जो है कल्पना की गई है, तो यहाँ से आती है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ग्राम सभा की बैठकों के बारे में सूचना कौन जारी करता है? तो ग्राम सभा की बैठकों के बारे में सूचना जो होता है वो पंचायत सेक्रेटरी जारी करता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर से। ठीक है, एएलयू किसका पार्ट है? तो एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म बनता है और ये सीपीयू का पार्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो सीपीयू होता है और सीपीयू एलयू, ठीक है, कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, फिर मेमोरी होता है। इस तरीके से ये सीपीयू का पार्ट हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है इनमें से? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो परम युवा जो है, परम युवा 2, ये भारत द्वारा 1980 के दशक में जो विकसित सुपर कंप्यूटर था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर राइट, डी पार्ट। ठीक है। कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो कि ईमेल सेवा प्रदान करता है। एनएलपी में कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। तो एनएलपी में किसका मतलब कि कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है? तो एनएलपी में अगर हम बात करेंगे तो कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन जो होता है एक टेस्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य करता है। ये बहुत से उच्च स्तरीय एनएलपी कार्यों के लिए जो है महत्वपूर्ण कदम होता है, जिसमें प्राकृतिक भाषा की समझ शामिल होती है, जैसे दस्तावेज सारांश हुआ, प्रश्न उत्तर और सूचना निष्कर्षण आदि हो गया। तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। एक टेस्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डीडीए शब्द का सही पूर्ण रूप है? तो डीडीए का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को हम कहते हैं माइनिंग। क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। एसबीजी का पूरा फॉर्म क्या है? पूरा पूर्ण रूप फुल फॉर्म? तो एसबीजी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या है? डीएचसीपी का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वो किसी मौजूदा वर्ण यानी कैरेक्टर को इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? तो वो किस प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ओवर टाइप मोड में प्रयोग करते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए Ctrl+Q दबाया जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट होता है? तो वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर जो होता है वो 100% पर सेट होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? तो इनमें से अगर हम देखेंगे संग्रह प्रारूप का
तो x.xls MS Excel 2007 की फाइल की एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये जो है क्या है, संग्रह प्रारूप नहीं होता, तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से क्या है। तो ये अगर हम आंसर की बात करें तो ये क्या है, एक वेब कैमरा इसको कहते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में किया गया था। इंटरनेट की शुरुआत हुआ था, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। इसका शुरुआत किसके रूप में किया गया था, तो अमेरिका के सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में किया गया था, तो आंसर बी ऑप्शन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, किसके उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। कौन उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस होता है, तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो 915 नगरीय निकाय यानी शहरी निकाय हैं, 825 विकास खंड हैं, 4 संभाग हैं, 75 जिला है और 18 मंडल हैं, 8135 जो है क्या है, न्याय पंचायतें। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित किया गया। तो न्यूनतम साक्षरता की बात करेंगे तो श्रावस्ती में आता है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं इनमें से। तो मिलियन शहर की अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो कौन सा मिलियन शहर नहीं है इनमें से बताना है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो मुरादाबाद मिलियन शहर के अंतर्गत नहीं आता, बाकी आगरा, प्रयागराज, मेरठ ये सभी मिलियन शहर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कल्प योजना किससे संबंधित है। कल्प योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेलवे पुलिस में अगर हम देखा जाए तो इसमें अनुभाग की बात करेंगे तो टोटल 6 अनुभाग हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो वर्तमान में तो मुरादाबाद हो गया, लखनऊ है, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और झांसी। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, झांसी में, ठीक है। और ये ICAR की जो है एक संस्था है, इसकी स्थापना 1962 में किया गया था, ठीक है। इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान है, एक धारवाड़, अंबिकानगर और श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो उस जनजाति का नाम क्या है, तो उस जनजाति का नाम है थारू जनजाति, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से अगर हम देखेंगे तो रघुपत सहाय को कहा जाता है, आंसर सी ऑप्शन इनका राइट हो जाएगा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो यह प्रयागराज में स्थित है, आंसर सी ऑप्शन भी इसका राइट है। इखलास खान का रोजा या मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो इखलास खान का रोजा या मकबरा की बात करेंगे तो यह बदायूं जिले में स्थित है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का विद्रोह का नेतृत्व की अगर हम बात करेंगे तो राजा चेत सिंह थे, उन्होंने किया था। 1780 से 81, 1780 टू 81 में जो हुआ था बनारस विद्रोह, तो उसके विद्रोह को किन्होंने किया था, राजा चेत सिंह ने किया था, ठीक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई कितनी है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई है 302.2 किलोमीटर, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो खुर्जा शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है, ठीक है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये किस जिले में है, तो बुलंदशहर जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो पीतल नगरी की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मुरादाबाद। मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। यह जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर पीतल के काम के लिए जो है प्रसिद्ध है जिला, इसीलिए जो है इसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसे हम ब्रास सिटी भी कहा जाता है, ब्रास सिटी या पीतल नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है इनमें से। तो वो हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र जो है सर्वाधिक विकसित हुआ है, जबकि अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो है औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। तो सुहाग नगरी की बात करेंगे तो फिरोजाबाद हो जाएगा। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस है, चूड़ियाँ वहाँ पर उद्योग है, विश्व प्रसिद्ध है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ये सही सुमेलित नहीं है इनमें से, ठीक है। जिला और उद्योग, मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, अभी बताया, तो ये तो सही है। प्रतापगढ़ में कालीन का काम होता है, कालीन बनाया जाता है, जो कि गलत है। प्रतापगढ़ जो है आंवला के लिए प्रसिद्ध है, तो यही गलत है। बरेली में फर्नीचर बनता है, सहारनपुर में कागज का निर्माण उद्योग कारखाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती? गेहूं उगाई जाती है, चावल भी उगाई जाती है, तिलहन भी उगाई जाती है, कपास आमतौर पर नहीं उगाई जाती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कपास क्यों नहीं उगाया जाता? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है इसके लिए उपयुक्त नहीं है। कपास अधिकतर काली मिट्टियों में पाया जाता है, उपयुक्त होता है, और काली मिट्टी हमारे उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे बहुत कम मात्रा में मिलता है, और उत्तर प्रदेश में इसको करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो रबी फसलों की अगर हम बात करेंगे तो ये अक्टूबर नवंबर माह में जो है बुआई किया जाता है, और इन फसलों की कटाई होती है मार्च अप्रैल में। तो प्रमुख फसलों में गेहूं, जो चना, मटर, अलसी, सरसों आदि आते हैं, जो कि आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो गन्ना हो जाएगा, सबसे प्रमुख वाणिज्यिक फसल आता है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 13% भाग जो है यहाँ पे क्षेत्र में क्या होता है? गन्ना की खेती किया जाता है। और 2021 के चौथे अग्रिम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में देश का 44.5% जो है गन्ना उत्पादित किया जाता है, और इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान भी रखता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो में पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।